अच्छा होता कि अगर पत्रकारिता, साहित्य और संस्कृति का विषय नहीं दिया जाता और अगर मुझे भी शिवा श्रीवास्तव की तरह मैं और मेरा विश्वविद्यालय ये विषय देते तो शायद मैं घंटों आपसे बात कर सकता था, क्योंकि इस विश्वविद्यालय के साथ मेरी इतनी सारी यादें जुड़ी हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि विषय दिया है और विषय पर बोलना है और जितना समय दिया उसके बाद सावरीकर जी फिर वहाँ जाके खड़े हो जाएंगे, इसलिए मुझे अपनी बात उतनी देर में कह के यहाँ से निकलना होगा। मित्रों, जब हम भारत के बाहर कहीं जाते हैं तो अगर कोई विदेशी व्यक्ति आपको देखता है और महसूस करता है कि आप भारत से आए हैं या आप बताते हैं कि आप भारत से आए हैं, तो उसकी पहली प्रतिक्रिया आपको देख के क्या होती है? वो ये नहीं कहता कि ओ यू आर फ्रॉम इंडिया, इंडिया इज़ अ बिग मिलिट्री पावर। वो ये नहीं कहता कि यू आर फ्रॉम इंडिया, इंडिया इज़ अ बिग इकोनॉमिक पावर। वो ये नहीं कहता कि यू आर फ्रॉम इंडिया, इंडिया इज़ अ बिग साइंटिफिक पावर। वो क्या कहता है? यू आर फ्रॉम इंडिया, इंडिया हैज़ अ ग्रेट कल्चर। यानी क्या हुआ? यानी एक भारतीय के तौर पर मेरी पहली और प्राथमिक पहचान क्या हुई? एक भारतीय के तौर पर मेरी पहली और प्राथमिक पहचान मेरी अपने देश की संस्कृति है। और इसीलिए संस्कृति का जो महत्व हम सबके जीवन में है वो सबसे अधिक होता है, सबसे ऊपर होता है। इसलिए अगर आपसे भी कहा जाए कि व्हाट वुड यू लाइक टू बी कॉल्ड, एन एजुकेटेड पर्सन और अ कल्चर्ड पर्सन, आपका जवाब क्या होगा? कल्चर्ड पर्सन। हमारे यहाँ दिक्कत क्या हुई कि हमने संस्कृति की पूरी अवधारणा को समझा ही नहीं। अगर हम भारत की संस्कृति की अवधारणा को समझते तो हमें ये बात मालूम पड़ती कि भारत की संस्कृति समूचे विश्व में अपने आप में एक ऐसी अनूठी संस्कृति है जिसमें पूरे विश्व को प्रभावित करने की शक्ति है। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। आप सबको मालूम है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा का पुस्तकालय जला दिया। आप सबको ये भी मालूम है कि नालंदा का पुस्तकालय इतना समृद्ध था, उसमें इतनी सारी पुस्तकें थीं कि वो पुस्तकालय 6 महीने तक धू धू करके जलता रहा, इतनी उसमें पांडुलिपियां थी। और जब इतनी सारी पांडुलिपियां जल गई तो इसको जलाने वाले ने ये सोचा कि जब मैंने इतनी सारी पांडुलिपियां भारत की जला दी हैं तो शायद भारत की ज्ञान परंपरा नष्ट हो गई है। लेकिन वो व्यक्ति कितना नासमझ होगा इसका अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं था कि भारत की ज्ञान परंपरा सिर्फ पांडुलिपियों में नहीं है, वो तो यहाँ है और यहाँ है। इसलिए पुस्तकालय को जलाने से, पांडुलिपियों को नष्ट करने से भारत की ज्ञान परंपरा समाप्त नहीं होती। भारत की ज्ञान परंपरा तो हृदयंगम की जाती है, अपने हृदय में बसा ली जाती है। इसलिए हमारे यहाँ श्रुति और स्मृति का महत्व है। आप में से बहुत सारे बच्चों को, शायद सभी को मालूम होगा कि हमारे यहाँ 4 वेद हैं, लेकिन मुझे शायद शंका है कि कितने बच्चों को मालूम है कि 4 वेद के अलावा हमारे यहाँ क्या चीज़ें हैं, हमारे यहाँ क्या शास्त्र हैं, हमारे यहाँ क्या ग्रंथ हैं। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत की वो समृद्ध ज्ञान परंपरा है जिसमें उन 4 वेदों का अस्खलित बिना देखे पाठ करने वाले विद्वान आज भी हमारे देश में मौजूद हैं और वो यहाँ खड़े खड़े 4 वेद का पाठ करके दिखा सकते हैं। ये मोबाइल का युग नहीं है, ये भारत का युग है। और इसलिए इस भारत के युग में जहाँ इस तरह की संस्कृति का वास हो, जहाँ इस तरह की संस्कृति और इस तरह की ज्ञान परंपरा की धरोहर हो, ऐसे स्थान पर आप सभी लोग अपनी अपनी रचना धर्मिता को खोजने इस विश्वविद्यालय में आए हैं। इसलिए मैं आप सबका इस विश्वविद्यालय में बहुत अधिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। क्योंकि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने कहा है, लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हम तो अपनी यात्रा से बने अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। आप सब अपना अपना पंथ बनाने के लिए यहाँ पर अपनी यात्रा को यहाँ पर सफल करने के लिए आए हुए हैं। ये देश का वो विश्वविद्यालय है। पत्रकारिता और जनसंचार की बात होती है या इससे जुड़े हुए अन्य विषयों की बात होती है, चाहे फिर वो पब्लिक रिलेशनिंग हो, चाहे एडवर्टाइजिंग हो, चाहे कम्युनिकेशन रिसर्च हो, चाहे न्यूज़पेपर मैनेजमेंट हो, मीडिया मैनेजमेंट हो,
कोई भी विषय जो पत्रकारिता, जनसंचार और इस पूरे के पूरे माध्यम से जुड़ा है, इन सारे के सारे माध्यमों में एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण बात है आपका अपना एक्स फैक्टर। आपके अंदर अपना क्या है। इसलिए जब आपने यहाँ की प्रवेश परीक्षा दी होगी या जब यहाँ पे आपने काउंसलिंग के सेशंस अटेंड किए होंगे, तब भी आपको मालूम होगा कि हो सकता है मेरे गणित में 100 में से 100 नंबर नहीं आए, हो सकता है मैंने विज्ञान में 100 में से 90 अंक प्राप्त नहीं किए, हो सकता है मेरे इकोनॉमिक्स में 100 में से 80 अंक प्राप्त नहीं किए, फिर भी मैं इस विश्वविद्यालय में हूँ। तो क्यों हूँ? क्या चयन किया है मुझ में? मित्रों, आप सबका जो एक्स फैक्टर है वो आपको इस विश्वविद्यालय में लाया है, और आप सबको अपना वो एक्स फैक्टर खोजना है कि मेरे अंदर ऐसी क्या विशेषता है जो मुझे दूसरे तमाम लोगों से अलग बनाती है, दूसरे तमाम लोगों से विशिष्ट बनाती है। और दरअसल यही हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है। हमारी भारतीय संस्कृति में हर एक व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है और इसलिए वो महत्वपूर्ण है। आप सब महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आप सब ऊर्जा के भंडार हैं, आप सब रचनात्मकता के भंडार हैं, आप सब कल्पनाओं के भंडार हैं। और इसलिए जो आपकी उड़ान है वो उड़ान निश्चित तौर पर एक ऐसे व्यक्ति की उड़ान है जो न सिर्फ अपने विश्वविद्यालय को, अपने समाज को, अपने देश को, बल्कि इस पूरे विश्व को एक नए धरातल पर ले जा सकती है। आपको उसकी खोज करना है, आपको उसकी पड़ताल करना है, आपको उसे ढूंढना है। और ये स्वतंत्रता, ये सामर्थ्य, ये क्षमता हमारी भारत के सांस्कृतिक परिवेश में ही उपलब्ध है, विश्व के किसी और परिवेश में उपलब्ध नहीं है। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने हमारे देश की उस परंपरा से प्राप्त की हैं जो पुराने ज़माने में गुरुकुलों की परंपरा होती थी, जहाँ से ये सारी ज्ञान परंपरा हमारे पास आई है। और इसलिए ज्ञान परंपरा का कितना समृद्ध भंडार हमारे पास है जो हमें बताता है कि किस तरह से हमारे पूर्वजों ने एक से अनेक विषयों में ऐसी ऐसी बातों को सोचा है और ऐसी ऐसी बातों को समझ के, ऐसी ऐसी बातों को सोचकर, जानकर आपके सामने प्रस्तुत करने की चेष्टा की है, जिसके बारे में आज भी किसी को नहीं मालूम। हम सबको तो ये मालूम ही है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम सांदीपनी के आश्रम में अध्ययन प्राप्त कर रहे थे। आप सबको ये भी मालूम होगा कि महर्षि सांदीपनी ने, जब वो लोग दीक्षित हो गए, तो उनसे कहा कि अब आप 64 कलाओं में पारंगत होकर समाज में जा रहे हैं। आप में से कितने बच्चों को मालूम है कि ये 64 कलाएं क्या थी? मित्रों, कभी अगर आप 64 कलाओं की सूची पढ़ेंगे, कुछ ग्रंथों में ये कलाएं 72 बताई गई हैं, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि जिन कलाओं को आप आज के दौर में भी आधुनिक कहते हैं, ऐसी सारी कलाएं आज से 5,500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण और बलराम सांदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ रहे थे। फिर चाहे वो हेयर स्टाइलिंग की हो, चाहे वो कलनरी आर्ट की हो, फिर वो चाहे अपने कपड़ों को सजाने संवारने की कला हो, घर को सजाने संवारने की कला हो, इन तमाम कलाओं का उल्लेख उन 64 कलाओं में मिलता है जो भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनी के आश्रम में पढ़ी थी। तो जब हम आधुनिक ज्ञान की बात कहते हैं, आधुनिक विश्व की बात कहते हैं, तो हमको लगता है कि ये सारी कलाएं अभी नए सिरे से हमारे पास आई हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। समस्या ये है कि हमें किसी ने बताया ही नहीं कि ये सब तो हमारे यहाँ परंपराओं से पहले से होता चला आया था। और इसलिए आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि इन सारी 64 कलाओं के साथ साथ उसका विवेचन, उसका अपना शास्त्र भी हमारे देश के विद्वानों ने उस समय लिख दिया था, उस समय रच दिया था। पहले विज्ञापन का उदाहरण तो आपको पवित्र श्रीवास्तव सर बता ही देंगे कि 4वीं शताब्दी में पहला विज्ञापन मंदसौर के पास लिखा गया। सही है सर? मेरा ज्ञान सही है ना सर? ठीक है, चलिए, धन्यवाद। तो ये उदाहरण है कि विज्ञापन, हमारे यहाँ विज्ञापन की कला कब से थी। आज हम एडवर्टाइजिंग की कला को सोचते हैं कि आज कहीं तो भी किसी ने, अभी रिसेंटली किसी ने इसका आविष्कार किया है, तो वो सारी बातें गलत हैं। हमारे यहाँ कब से लोग विज्ञापन की कला की बात करते थे। हमारे देश में ग्रंथों की रचना कब से हो रही थी, इसके बारे में भी अगर आप विवेचन करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे यहाँ ग्रंथों की परंपरा कितनी पुरानी, कितनी प्राचीन थी।
मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों को मालूम है कि भारत विश्व में सबसे ज़्यादा पांडुलिपियां रखने वाला देश है। भारत में सबसे ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। पूरे यूरोप में मिलाकर इतनी मैन्युस्क्रिप्ट्स नहीं है जितनी अकेली सिर्फ अपने भारत में है। आज 2 करोड़ से ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स भारत में हैं, और ये जो 2 करोड़ से ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, ये 30 से ज़्यादा लिपियों में लिखी गई मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। हम लोग सब यहाँ पर पत्रकारिता विश्वविद्यालय में, एक कम्युनिकेशन के विश्वविद्यालय में यहाँ पढ़ाई करने आए हैं। हमें तो मालूम ही होना चाहिए कि स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में क्या फ़र्क होता है। तो इसलिए आप समझिए कि हम तो सिर्फ एक ही स्क्रिप्ट जानते हैं, वो देवनागरी। अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो ऐसी 30 से ज़्यादा स्क्रिप्ट्स हमारे देश में थीं जिसमें मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी गई हैं। हमें ढूंढना पड़ रहा है कि कौन है वो जो विद्वान जो पाली में, प्राकृत में, ब्राह्मी में, अर्धमागधी में, मोड़ी में, इन सब लिपियों में हमारी उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़ेंगे। आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा कि ये हमारे देश की मेधा थी, ये हमारे देश की बुद्धिमत्ता थी, जिसमें 300 से अधिक प्रकारों में वो मैन्युस्क्रिप्ट लिखी गई हैं। प्रकार का आशय ये है कि अगर कागज़ पे कोई मैन्युस्क्रिप्ट है तो वो एक प्रकार हुआ, पेड़ की छाल पर कोई मैन्युस्क्रिप्ट है तो वो दूसरा प्रकार हुआ। ऐसे 300 प्रकारों में वो सारी मैन्युस्क्रिप्ट लिखी गई हैं। तो ये जो ज्ञान का जो भंडार है हमारे देश में, जो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ गए हैं, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ उसके बारे में सचेत होकर उसका अध्ययन करना है। अभी हम सब लोग बात करते हैं वास्तुशास्त्र की, टाउन प्लानिंग की बात करते हैं, आर्किटेक्चर की बात करते हैं। मेरा अपना बेटा आर्किटेक्ट है, तो जब वो आर्किटेक्चर के पाठ्यक्रम में पढ़ रहा था तो मैंने पूछा कि तुम्हें आर्किटेक्चर की पढ़ाई कहाँ से शुरू होती है? तो उसने कहा कि मेरे लिए आर्किटेक्चर की पढ़ाई 17वीं शताब्दी से शुरू होती है, और हमें पहले वर्ष में फ्रेंच आर्किटेक्चर पढ़ाया जाता है, और कहा जाता है कि आर्किटेक्चर का उद्भव फ्रांस में हुआ था। आप इस बात को जानकर बहुत हर्षित होंगे कि यही राजा भोज की नगरी है। राजा भोज ने 10वीं शताब्दी में सम्रांगण सूत्रधार नाम का एक ग्रंथ लिखा, जो आर्किटेक्चर और टाउन प्लानिंग का एक मानक ग्रंथ है। हम में से किसी को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि अगर आर्किटेक्चर की पढ़ाई भारत में हो रही है तो क्या सम्रांगण सूत्रधार सबसे पहले उस पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? और जब इस विषय पर हमने और ज़्यादा खोज की तो मालूम पड़ा कि हमारे देश में ऐसे 90 से ज़्यादा ग्रंथ हैं जो सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्चर और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग पर लिखे गए हैं। अभी हमने भोजन की बात की। आपको मालूम है कि इन दिनों में न्यूट्रिशनिस्ट एक नया फैशन चल गया है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने ओबेसिटी पर लाल किले से भी आह्वान किया है कि हमको ओबेसिटी से बचना है, भारत के लोग, युवाओं को, भारत के लोगों को ओबेसिटी से बचना है। आपके लिए भी वो सारी बातें लागू होती हैं, पर आपको ये भी मालूम है कि ज़रा ओबेसिटी की बात आ जाए तो आप सब लोग किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास चले जाते हैं, और फिर न्यूट्रिशनिस्ट तगड़ी फीस लेते हैं, आपको दुबला करते हैं और खुद तगड़े होते चले जाते हैं। मुझे नहीं मालूम आप में से कितनों ने कुछ फ़ीस दी है। मैंने 30 से 35 हज़ार रुपये की फ़ीस 3 महीने के लिए दी है। अगर आपको लगता है कम है तो आप किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट के पास चले जाइए, वो 60 से 70 हज़ार रुपये खींच लेंगे। लेकिन अगर हमें हमारी ज्ञान परंपरा का एहसास होता तो हमें मालूम होता कि सिर्फ न्यूट्रिशन शास्त्र यानी मेषज शास्त्र पर हमारे देश में 60 से अधिक ग्रंथ हैं, और वो सारे ग्रंथ आपको बताते हैं कि आपको कब, कहाँ, क्या और कैसे खाना चाहिए। आज पूरी की पूरी दुनिया मिलेट्स पे बड़ी पागल हुई चली जा रही है, और सब कहते हैं कि हमें मिलेट्स खाना चाहिए। हमें हमारा बचपन याद आ जाता है। मेरे पिताजी इंजीनियर थे और वो फील्ड में जाते थे। जब फील्ड में जाते थे तो किसानों के पास से जो अनाज होता था वो लेके आते थे, उसमें कोदो कुटकी होता था, और वो कहते थे कि कोदो कुटकी का चावल खाना चाहिए। और तब हम कहते थे ये क्या कोदो कुटकी वगैरह आप खिला रही है, कोई खाने की चीज़ है। हम वो कोदो कुटकी का चावल तब नहीं खाते थे जब वो हमें प्रायः फ्री में मिलता था। आज 400 रुपये किलो देकर आप वही कोदो खा रहे हैं और अपने आप को कहते कि हम मिलेट्स खा रहे हैं। ये भारत का अन्न था, भारत के लोग इसे खाते थे, उन्हें मालूम था कि कौन सी चीज़ें स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। हमारे माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के पुराने परिसर में त्रिलंगा परिसर था। बच्चों को शायद इस हास परिहास में मजा आएगा इसलिए बता दे रहा हूँ।
जो पुराने लोग हैं उन्हें मालूम होगा, त्रिलंगा परिसर में अंदर के कोर्टयार्ड में 3-4 ही पेड़ थे। उसमें से एक पेड़ था, वो सरजने की फली का पेड़ था। तो सरजने की फली के पेड़ में जब सरजने की फलियां आती थी तो हमारे कुछ साथी हमें भी दे दिया करते थे कि ये सरजने की फलियां हैं। क्यों देते थे? कि कोई ले नहीं जाता था, आप ले जाओ, आप खा रहे हैं। वही सरजने की फली और वही सरजने की पत्ती आज मोरिंगा लीव्स करके सुपर फूड बन गई है। 300 रुपए किलो में सुपर मार्केट में मिलती है और लोग खा रहे हैं। ये भारत की ज्ञान परंपरा थी जिसका हमने मूल तब नहीं समझा। हमने तब नहीं समझा कि हमारे संस्कारों में कौन कौन सी बातें हमें बताई गई थी, कैसे हमें सिखाया गया था। और जब उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हमें कहीं और से ज्ञान प्राप्त होता है तो हमको लगता है पता नहीं ये आधुनिक ज्ञान हमको कब और कहाँ किसने कैसे दे दिया है। मित्रों, जब आप एक कम्युनिकेशन के विश्वविद्यालय में आते हैं तो आपको सिर्फ वही नहीं देखना है जो सब कुछ आपको कक्षाओं में पढ़ाया या बताया जा रहा है। ये एक ऐसा केंद्र है जहां आकर आपके चक्षु सारी तरफ से खुलने चाहिए। आपको मालूम पड़ना चाहिए कि कैसे कैसे ज्ञान आप कहां कहां से ले सकते हैं। आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः, ये जो लोगो है ना माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय का, एक बार आप इसे ध्यान से देखिए। बल्कि अगर आप आपस में कॉन्टेस्ट कर सके तो कीजिए और बताइए कि इसमें कितने एरोज हैं और गिनिए कि कितने एरोज हैं। फिर आप देखेंगे गौर से तो आपको मालूम पड़ेगा कि जितने एरोज इसमें अंदर आ रहे हैं उतने ही एरोज इसमें से बाहर भी जा रहे हैं। ये अर्थ है आनो भद्रा ज्ञान क्रतवो यंतु विश्वतः, कि ज्ञान सब तरफ से आए भी और हमारी ऊर्जा से ज्ञान सब तरफ प्रस्फुटित भी हो। ये इतने बड़े व्यापक दृष्टिकोण से जब आप अपनी शिक्षा को देखेंगे, जब आप इस विश्वविद्यालय में अपने अस्तित्व को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो मैंने सबसे पहले कहा, लीक पर वो चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। क्योंकि ये रास्ता आसान नहीं है, ये रास्ता बहुत कठिन है और ये रास्ता और कठिन दिन पर दिन आपके लिए होता चला जा रहा है। क्योंकि इस रास्ते में आपके सामने नई नई बाधाएं आ रही हैं। ये बाधाएं ऐसी बाधाएं जो आपको प्रलोभन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत होती हैं, बाद में आपको महसूस होता है कि वो बाधा बन गई है। मैं इस विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के तौर पर अपना काम जो मैं कर रहा था उसका उदाहरण मैं पूरे देश भर में देता हूँ, सिर्फ एक बात के लिए। जब हम यहाँ रजिस्ट्रार बन के काम कर रहे थे तो नई हमने स्टडी सेंटर की योजना प्रारंभ की थी जिसमें हमको देश के 200 से 250 परीक्षा केंद्रों में परीक्षाएं करनी पड़ती थी। और कौन से परीक्षा केंद्र में कौन व्यक्ति प्रभारी है वो याद रखना बहुत ज़रूरी रहता था। तो तकरीबन मुझे उस समय 200 टेलीफोन नंबर्स ज़बानी याद रहते थे, एसटीडी कोड के सहित। तालियां अब आप बजाइए कि आज मुझे 5 टेलीफोन भी याद नहीं रहते। और ये स्थिति मेरी अकेले की नहीं है, ये स्थिति हम में से सबकी है कि हम में से किसी को भी कुछ याद नहीं रहता। जो शादीशुदा हैं वो जानते हैं कि सिर्फ पत्नी का टेलीफोन नंबर याद रखना उनकी मजबूरी है, बाकी और कोई टेलीफोन नंबर्स याद नहीं रहते। मित्रों को मित्रों के टेलीफोन नंबर्स याद नहीं रहते। एक बार एक लड़के का मोबाइल गुम गया तो उसकी स्थिति बीमारों जैसी हो गई। मैंने कहा तुम्हें क्या हो गया, वायरल हो गया कि कौन सा बुखार हो गया? उसने कहा मुझे कुछ नहीं हुआ सर, मेरा मोबाइल गुम गया इसलिए मैं बीमार हो गया हूँ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपकी सारी की सारी जो स्मरण शक्ति की पावर है, जो क्षमता है आपकी चीज़ों को रिटेन करने की, आपकी चीज़ों को रिकलेक्ट करने की, जिसके बारे में मैंने पहले कहा, श्रुति और स्मृति की परंपरा, वो सारी की सारी चीज़ें हमने किसी और माध्यम की तरफ सरेंडर कर दी हैं, गिरवी रख दी हैं। हम में से बहुत से लोगों को अभी भी ये फोबिया है कि हम मोबाइल के बगैर कोई चीज़ याद नहीं रख सकते, खासकर नई पीढ़ी के बच्चे। आपको 4 चीज़ें बताई जाएं तो आप सोचते हो कि हम मोबाइल में नोट कर लेते हैं। याद रखना इज़ बिकमिंग अ प्रॉब्लम डे बाय डे। आप इसको हंसी में मत लीजिए, दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड इन कमिंग डेज। मेमोराइजिंग इज़ बिकमिंग अ प्रॉब्लम।
क्यों प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि हमारी इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी हमारे किसी यंत्र के ऊपर हो रही है कि हम भूलते चले जा रहे हैं। तो आपको उन सारी चीज़ों में भी सोच रखना है, क्योंकि आपको समाज में दिशा देनी है, आपको समाज में दर्शन देना है, और वो सारी बातों को आप उसी समय समझ सकते हैं जब आप उसको यहाँ कहीं ना कहीं अनुभूत करेंगे। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर यशवंत व्यास जी का सुबह व्याख्यान हुआ। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं उसे सुनूं। मैं नहीं जानता उन्होंने क्या कहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ही बात बता रहा हूं, चूंकि मैं क्रिएटिव फील्ड का आदमी हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सारी चीज़ों की जो क्लोनिंग लगातार होती चली जा रही है, ये क्लोनिंग भी एक दिन आप सबकी क्रिएटिविटी को खतरा पहुंचा सकती है, क्योंकि आप जो कुछ लिख नहीं सकते वो आप चैट जीपीटी से कहते हैं, चैट जीपीटी आपके लिए लिख देता है। जो कुछ आप ड्रॉ नहीं कर सकते वो कहीं से कोई एक ऐप है वो ड्रॉ कर देता है। अभी एक गिबलीज या जिबलीज, जिस ऐप का नाम मुझे नहीं मालूम, गिबलीज है या जिबलीज है, वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चित्रकारों के चित्र आपको बनाकर दे देता है। वो राजा रवि वर्मा का चित्र आपको बनाकर दे देगा, वो नंदलाल बोस जी का चित्र बनाकर आपको दे देगा। कई बार तो लोगों ने अपने भी चित्र राजा रवि वर्मा की शैली में बनाकर अपनी प्रोफाइल पे लगा दिए हैं। ये आज तो बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज ये सब चीज़ें खेल है, पर कुछ दिनों बाद ये खेल नहीं रहेगा। कुछ दिनों बाद ये आपकी आदत बन जाएगी, और जब ये आदत बन जाएगी तो आप अपने ढंग से, अपने तरीके से क्रिएटिवली सोचना बंद कर देंगे। और जब आप क्रिएटिवली सोचना बंद कर देंगे तो निश्चित तौर पर आपको ही अपने आप से घबराहट होने लगेगी। इसलिए ये विश्वविद्यालय आपको बहुत श्रेष्ठ अपॉर्चुनिटी देता है कि आप कैसे क्रिएटिवली सोच सकते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा। अपने अंदर वो सारी पावर्स जो हैं, जो आपके अंदर नैसर्गिक हैं, उसको आपको रिटेन करना पड़ेगा, उसको डेवलप करना पड़ेगा। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम उसके इतने बड़े गुलाम हो जाएंगे कि हम उन चीज़ों को कहीं भी अपने से अलग नहीं कर पाएंगे। मैं कई बार मजाक में कहता हूँ, संस्कृति और संस्कार कैसे बदल गए हैं। पहले कोई घर में आपके अतिथि आता था तो अतिथि, क्योंकि अगर दूर से आए, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, अतिथि अगर दूर से आए तो हम लोग अतिथि से सबसे पहले पूछते हैं, भाई पानी पिएंगे? अगर आपको फ्रेश होना है तो वॉशरूम कहाँ है, यही बताएंगे। ये हमारे संस्कारों में था। आज जैसे ही कोई अतिथि आपके घर में आता है तो पहला वाक्य कहता है कि वाईफाई का पासवर्ड क्या है। ये संस्कारों में फ़र्क आ गया है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं 1.5 घंटे सफ़र करके आया हूँ, नेट से दूर रहा हूँ, तो मैं ऐसी किसी चीज़ से दूर रहा हूँ कि अगर मैं नेट नहीं देखूँगा तो ये दुनिया पूरी उलट पलट हो जाएगी, इसलिए वो नेट देखना चाहता है। हम धीरे धीरे इन तमाम चीज़ों के गुलाम होते चले जा रहे हैं। आपको अपनी क्रिएटिविटी को, आपको अपने कमिटमेंट को बचा के रखना है, और वो कमिटमेंट और वो क्रिएटिविटी आप यहाँ पर बचा कर रख सकते हैं। और इस दृष्टि से आपका यहाँ पर होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए जो संस्कार की बात है, जो संस्कृति की बात है, वो संस्कार और संस्कृति की बात आपको आपके धरातल पर, आपको आपकी अस्मिता के साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण काम करती है। तो इसलिए अपने धरातल को पहचानना, अपनी अस्मिता को पहचानना, अपने अस्तित्व को पहचानना बहुत ज़रूरी है। और वो काम आप स्वयं ही कर सकते हैं। वो काम आपको इंजेक्ट करके नहीं दिया जा सकता, वो काम आपको स्पून फीड करके नहीं दिया जा सकता। आपको एक अच्छा वातावरण दिया जा सकता है, आपको अच्छे सुयोग्य शिक्षक प्राप्त हो सकते हैं जो आपको वो सब समझने में मदद करें, वो सब आपको सीखने में मदद करें। लेकिन जो हमारा परिवेश है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे संस्कार है, उसको देखने और समझने का काम तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। इसलिए जो काम आज आप यहाँ सोच कर करते हैं, वही काम आपको आगे ले जाने वाला है। मैं आपके लिए सूत्र रूप में 7 C बता रहा हूँ। अगर वो 7 C आप अपना सके, अपने साथ रख सके, तो वो C शायद आपको कहीं काम आ जाएं। अगर कोई चाहता है उसे लिख ले तो लिख भी ले सकता है। ये 7 C में पहला C है कल्चर, यानी अपनी संस्कृति। अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना है, अपनी संस्कृति के धरातल को नहीं छोड़ना है। जिस दिन आप अपनी संस्कृति को, अपने धरातल को छोड़ेंगे, उस दिन आप अपने आप से भी बेगाने हो जाएंगे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब
पूरे विश्व में योग को यूनेस्को ने मान्यता दी तो पूरे विश्व में उसका स्वागत हुआ। आज जब 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और 192 देश के लोग जब सूर्य नमस्कार की मुद्रा में प्रणाम कर रहे होते हैं तो वो किसी और को नहीं, हमारी भारत भूमि को प्रणाम कर रहे होते हैं। ये हमारे देश की संस्कृति का महत्व है। तो इतनी हमारी महत्वपूर्ण संस्कृति है तो हमारे सांस्कृतिक ताने बाने को हमको कहीं नहीं छोड़ना है। और वो संस्कृति का ताना बाना कहीं अमूर्त ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको बाहर से लाद के दी जाती है, वो हमारे अंदर से ही उपजती हुई संस्कृति है। तो उसको समझें कि हमारी संस्कृति की अवधारणा क्या है, मूल में क्या है। आप अपने घर में बैठेंगे, अपने माता पिता से बात करेंगे, अपनी दादी नानी से बात करेंगे तो भी आपको उन संस्कृति के मूल तत्वों को पहचानने में मदद मिलेगी। लेकिन ये भी सवाल है कि क्या आप अपनी दादी नानी के साथ बैठकर बात करते हैं? ये भी सवाल है कि क्या अपने माता पिता के साथ बैठकर बात करते हैं? ये भी सवाल है कि क्या आपने कुछ ऐसे मित्रों को खोजा है जो बिना किसी काम के आपके साथ नैसर्गिक रूप से सिर्फ संवाद कर सकते हैं? तो आपको उस सांस्कृतिक ताने बाने को देखना है कि क्या हम उस संस्कृति के मूल तत्व में हैं। संस्कृति के बाद दूसरा महत्वपूर्ण अवयव आता है कम्युनिकेशन, संप्रेषण। अगर हमारा संप्रेषण अच्छा नहीं होगा, अगर हमारा संवाद अच्छा नहीं होगा, अगर हम अपनी बात को ठीक ढंग से दूसरे तक पहुंचा नहीं पाएंगे तो शायद हमारा सारा ज्ञान कहीं ना कहीं धरा रह जाएगा। इसलिए आपका ज्ञानी होना तो जरूरी है, लेकिन आपका बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होना भी जरूरी है, संप्रेषण करना भी जरूरी है। अगर हमें संप्रेषण ही नहीं आएगा तो हमें कितना भी ज्ञान आता हो वो समाज तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए कई बार देखा है, और मेरे सम्मानित मित्र शिक्षकगण माफ़ करें, जो मेरिटोरियस होता है और जो मेरिट में फर्स्ट आता है नेसेसरीली बहुत अच्छा शिक्षक नहीं होता। बहुत अच्छा शिक्षक वो होता है जो भले ही किसी भी रैंक पर आता हो लेकिन अपनी बात को ढंग से विद्यार्थियों तक पहुंचाता हो। तो आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है जो इस भारत भूमि का तत्व है, जो सिर्फ इस भारत में मिलता है, और वो तत्व है कंपैशन, करुणा का तत्व। हम सब जानते हैं कि हम भगवान बुद्ध की भूमि में हैं। भगवान बुद्ध यहीं से पूरे विश्व में प्रेम और सद्भावना और करुणा का संदेश पहुंचाते रहे हैं। तो हम सब के अंदर वो करुणा का भाव होना चाहिए, हम सब के अंदर वो करुणा की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर करुणा का भाव नहीं होगा तो निश्चित तौर पर हमारे मनुष्य के रूप में हमारे अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं है। आपने वो कहानी बहुत अच्छी सुनी होगी कि अमेरिका में किसी वृद्धा ने विज्ञापन दिया, बहुत अमीर वृद्धा थी, उसने विज्ञापन दिया कि मैं अकेली हूँ, एकाकी हूँ, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं है, मुझे सिर्फ बात करने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए। तो बहुत सारे आवेदन आए, उसमें से एक व्यक्ति के आवेदन को उसने पसंद किया। उस व्यक्ति ने उनके साथ लगातार 3 महीने 4 महीने बात की, उससे उस वृद्धा का जीवन सुधरा संवरा। उस वृद्धा ने उसको 3 महीने बाद फीस के रूप में पैसे देने की कोशिश की, तो उसने बहुत विनम्रता से कहा कि माता जी मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं उस देश से आता हूँ जहाँ अपने बुजुर्गों से बात करने के पैसे नहीं लिए जाते, आशीर्वाद लिया जाता है। वो व्यक्ति बाद में जाके फ्लोरिडा स्टेट का गवर्नर बना, वो भारत का व्यक्ति था। तो ये जो करुणा है, ये हमारे अंदर करुणा जो संदेश उपजाती है, उस करुणा के भाव को आप लोग हमेशा अपने अंदर बनाए रखें। अगली बात है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, रचनात्मकता। हमारे अंदर क्रिएटिविटी एकदम शाश्वत रहनी चाहिए। अपने रचनात्मक तत्व के साथ आप कभी समझौता मत कीजिए, और आपकी अगर मौलिक रचनात्मकता बची रहेगी तो आप हमेशा एक इंसान के रूप में न सिर्फ सफल होंगे बल्कि सुखी भी होंगे, प्रसन्न भी होंगे और आनंदित भी होंगे। उसके बाद आता है 5वां सी, दैट इज़ कॉन्फिडेंस। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, न अति विश्वास होना चाहिए, न बहुत अधिक ज़्यादा अपने अंदर से इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स या आत्मग्लानि का बोध न हो। एक सही अनुपात में आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ या कह रही हूँ, उसके लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ और पूरी तरह से अपनी बात पे सहमत हूँ।
उसके बाद आता है क्रेडिबिलिटी। आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, आपकी अपनी साख क्या है, आपकी बात पर कोई क्यों विश्वास करे, तो वो क्रेडिबिलिटी भी आपको अर्जित करना है, वो क्रेडिबल तत्व भी आपको अर्जित करना है। और अगर वो आप अर्जित कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे मीडिया की फील्ड में हो, चाहे कम्युनिकेशन की फील्ड में हो, लोग आपकी बात को मानेंगे और आपकी बात का सम्मान करेंगे। और अंतिम है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन इसलिए ज़रूरी है कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, मेरे साथ ये विश्व भी है, मेरे साथ दूसरे लोग भी हैं, तो उनको कैसे मैं कंसीडर करूं, इसको भी ध्यान रखना है। क्योंकि हमारे देश का सिद्धांत रहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम अकेले अपनी बात नहीं कहते, हम सब की बात कहते हैं, तो उस कंसिडरेशन को रखना है। ये सारी बातें अगर आप कहीं ना कहीं खोज लेते हैं अपने अंदर, तो मुझे लगता है कि आप एक बहुत कामयाब प्रोफेशनल होकर निकलेंगे। अंत में मैं अपनी एक कविता जो मैं अक्सर आप जैसे विद्यार्थियों के बीच में कहना चाहता हूँ, और वो इसलिए कहता हूँ मित्रों, क्योंकि बहुत सारी बातें जो आपको प्रेरणा दे सकती हैं, जो आपको अपने अंदर विश्वास पैदा कर सकती हैं, ये कविता मैं आपके सामने आपको प्रस्तुत करके अपनी बात समाप्त करूँगा। इसका शीर्षक है मैदान मत छोड़ना। जब बातें बिगड़ने लगें जैसा होता है कभी कभी, जब बढ़ने लगे कठिनाइयाँ जैसा होता है कभी कभी, जब आमदनी लगे घटने और खर्चे हों हज़ार, हंसना चाहो तब भी तनाव बना रहे लगातार, कोई भी कदम उठाने से पहले जब पड़े बार बार सोचना, करना चाहे जो भी लेकिन मैदान मत छोड़ना। जिंदगी भरी है कठिन उतार चढ़ावों से, जिंदगी भरी है कठिन उतार चढ़ावों से, सीखने को मिलता है बहुत कुछ ऐसे ही तनावों से। हर पराजय की कहानी में छिपी है एक बात, बस जरा सी कोशिश से दे देते परिस्थिति को मात। इसलिए गति चाहे पड़ जाए मध्यम लेकिन लय मत तोड़ना, करना चाहे जो भी लेकिन मैदान मत छोड़ना। अक्सर लक्ष्य दूर दिखने पर भी होता है करीब, अक्सर लक्ष्य दूर दिखने पर भी होता है करीब, हमारी हताशा और निराशा ही हमें बनाती है गरीब। हम तभी छोड़ देते हैं अपने सघन प्रयास, जब विजय होती है वहीं कहीं हमारे आसपास। एहसास होने पर इसका हमें बाद में न पड़े पछताना, इसलिए करना चाहे जो भी लेकिन मैदान मत छोड़ना। और अंतिम है, असफलता का विलोम ही तो है सफलता, असफलता का विलोम ही तो है सफलता। अंधकार भरे आकाश में जैसे कोई तारा चमकता, इसलिए डटे रहना तब भी, इसलिए डटे रहना तब भी जब लगे जोरदार आघात। विपरीत परिस्थितियों से निकलकर देनी है शत्रु को मात, झंझावातों से उबर कर करनी है सर्वश्रेष्ठ रचना। इसलिए करना चाहे जो भी लेकिन मैदान मत छोड़ना, मैदान मत छोड़ना। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।